नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में महामारी से निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का रिव्यू भी होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, कैबिनेट सचिव और नीति आयोग शामिल होगा। ओलंपिक के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरालंपिक पर जा टिकी। आज से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो रही, जो 5 सितंबर तक जारी रहेगा। इस बार भारत की ओर से 9 इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट शिरकत कर रहे हैं। पैरालंपिक में भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव के रहने वाले सिंहराज टोक्यो में पैरालंपिक टूर्नामेंट में शूटिंग रेंज में भारत का नेतृत्व कर रहे। परिजनों ने बेटे की जीत के लिए दुआ मांगी। परिजनों का कहना है कि सिर्फ 4 साल में ही उसने बहुत सारे मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया। उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाएंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने रोजगार का मुद्दा उठाया। जगबीर मलिक ने सरकार से पूछा कि अब तक कितना रोजगार दिया। रोजगार के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी और बताया कि अक्टूबर 2019 तक प्रदेश में हरियाणा 12,016 नौकरियां दे चुका। सीएम ने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 10,576 और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 1,440 नौकरियां मिली। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सदन में सवाल पूछा कि सितंबर 2019 से आज तक राज्य के विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण क्या है। जवाब में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी पार्टी 2 राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं, जिसके लिए दोनों कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राशि भुगतान की गई। उन्होंने कहा कि अनुमति प्रशासन और विश्वविद्यालय की कुलपति से ली गई थी। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही में उठा टीचर्स की कमी का मुद्दा। विधायक मामन खान ने नूंह से भेदभाव का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री बोले, नूंह में विकास की नहीं रहने देंगे कमी। सदन में विधायक नीरज शर्मा ने निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। फरीदाबाद निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए नीरज शर्मा ने कहा, जनप्रतिनिधियों की आंखों में धूल झोंक रही सरकार। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा, राज्य में सरकार बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली द्वारा सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करा रही। सरकार ने तेल की आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए क्या योजना बनाई है। किरण चौधरी ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य की एजेंसियों के माध्यम से कितनी सरसों खरीदी गई, इसको लेकर हर साल का विवरण दे सरकार। किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया और कहा कि प्रदेश सरकार को हैफेड के माध्यम से सरसों नहीं मिल पाई, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा सरसों बेची गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 दिनों में पैसा डीबीटी के माध्यम से दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 250 रुपये प्रति परिवार हर महीने सरसों के तेल के स्थान पर दिए जाएंगे। पिछले 2 महीने के पैसे दिए जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य की एजेंसियों के माध्यम से सरसों की खरीद की गई। साल 2019 से 20 में 6.15 मीट्रिक टन 4200 रुपए के एमएसपी पर खरीदी गई। दुष्यंत ने कहा कि साल 2020 से 21 में 7.49 मीट्रिक टन 4,425 रुपए एमएसपी पर खरीदी गई। साल 2021 से 22 में सरकार सरसों नहीं खरीद पाई। दुष्यंत ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पिछले सत्र में यही लोग थे जो कह रहे थे कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, और खुद कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर सरसों खरीदी गई है। सदन में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मुद्दा एक बार फिर से उठा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बोले, स्टेटमेंट वापस ले सरकार, ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं, स्टेटमेंट वापस ले सरकार। हुड्डा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और कहा कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार में इंक्वायरी कराई, दोनों जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं। हिसार की रिपोर्ट में लापरवाही की बात आई सामने। हुड्डा ने ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पूरी दुनिया में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे, हरियाणा ऐसा राज्य की ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं मानने योग्य नहीं है। किरण चौधरी ने सदन में जल संकट का मुद्दा उठाया। भिवानी की अनदेखी का आरोप लगाया तो शाम इलाके के गांव में पानी की किल्लत, ज्यादातर गांव के वाटर टैंक सूखे। मुख्यमंत्री ने किरण चौधरी
को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर जांच कराएंगे। सीएम ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी। परीक्षा में नकल रोकने वाला विधेयक पेश। सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। इस बिल का नाम हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 है। इसके अलावा सत्र के दूसरे दिन 5 और विधेयक भी पास किए गए, जबकि एक विधेयक डेफर भी हुआ। इनेलो और राष्ट्रीय जन लोक पार्टी का हरियाणा में हुआ गठबंधन। इनेलो और राष्ट्रीय जन लोक पार्टी व सरकार के खिलाफ लड़ेगी अगला चुनाव। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पेपर लीक मामले में बोलते हुए कहा कि 28 बार पेपर लीक हुए और रद्द किए गए। पेपर लीक में एक बहुत बड़ा खेल हुआ है और इसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ। अभय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस ने तब विधानसभा में उठाया जब मैंने राज्यपाल को इन सब मुद्दों पर ज्ञापन दिया। किसानों का मुद्दा उठाया जाना था, पर कांग्रेस ने इस पर ना तो काम रोको प्रस्ताव दिया और ना ही कॉलिंग अटेंशन। बाकी तमाम घोटालों का भी कोई जिक्र कांग्रेस ने नहीं किया। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस आज सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है। असल मुद्दे छोड़कर विपक्षी अपना अपना रोना रो रहे हैं। नशे का कारोबार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। हरियाणा विधानसभा की मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई को लेकर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और दूसरे विधायकों के साथ जो हुआ वो निंदनीय है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले में बोलते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर ही पेपर लीक हुआ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कमीशन को भंग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 7 सालों में 28 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5 साल से हरियाणा सरकार के पैसे वापस लौटाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा। जींद का एक किसान 2016 में जुलाना में खनेटी गांव के किसान सूरजमल नैन के खाते में तहसीलदार कार्यालय के खाते से 53,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा हो गए थे। हरियाणा सरकार ने सफेद मक्खी और अन्य कारण से खराब हुई कपास की फसल के लिए 2015 में प्रति एकड़ 8,000 रुपये मुआवजा वितरण किया था, लेकिन किसान सूरजमल नैन और उसके भाई के खाते में 70,000 के करीब राशि जमा करा दी गई। किसान ने 2.25 एकड़ में कपास की फसल बोई थी, इसलिए मुआवजा 16,000 के आसपास बनता था। किसान को जैसे ही पता लगा कि उसने तहसीलदार कार्यालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र लेकर पैसे वापस लेने के लिए आग्रह किया। मैम में एसडीओ कार्यालय के बाहर बिजली निगम के कर्मचारियों की हड़ताल। 2 घंटे के लिए रहेगी हड़ताल। बिजली निगम के मुताबिक मांगों को नहीं मानने पर निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचकर किसानों ने कहा शुगर मिल में 18 मेगावाट बिजली बनती है, जिसमें से शुगर मिल को 5 मेगावाट बिजली की जरूरत है और बाकी 13 मेगावाट बिजली बचती है और उसके लिए अब प्रशासन 132 केवी का बिजली घर लगा रहा, वो गलत है। किसानों ने कहा कि केवल 32 मेगावाट का ही पावर हाउस लगे। दरअसल किसानों का कहना है कि 132 मेगावाट का पावर हाउस लगने से खेतों में से बड़े बड़े खंभे निकाले जा रहे हैं, उससे नुकसान हो रहा है। कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं और सरकार का पैसा बर्बाद कर किसानों को और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी को लेकर जिला सचिवालय पर पहुंचे हैं और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। भिवानी में सरकार और सिस्टम से परेशान निराड़ गांव के लोग ने रोड जाम कर दिया। लोगों की मांग है कि गांव में बने नेशनल हाईवे पर गड्ढे भरे जाएं और स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में 30 से 35 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। इसको लेकर वो 10 सालों से सरकार और सिस्टम को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जाम लगने के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। ग्रामीणों ने मृत गौवंश को भी सड़क पर डाल दिया। करीब 1 घंटे बाद नेशनल हाईवे को जेई के पहुंचने और 2 दिन में उनके द्वारा समाधान का भरोसा देने पर जाम खोला। रतिया के प्रेमनगर कॉलोनी में नालियों और गलियों की समस्या को लेकर लोगों ने बीडीपीओ कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि जल्द समाधान न हुआ तो बीडीपीओ कार्यालय की गेट पर ताला जड़ देंगे। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के मजदूर के साथ मारपीट से विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी। मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है कि बता दें कि एक नाकाबपोश आरोपी ने जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की पिटाई की थी, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस आरोपी की तलाश नहीं कर पाई।
सोना के वार्ड नंबर 12 में डिपो धारक की धांधली को लेकर गुस्साए लोगों ने एसडीएम को एक शिकायत दी। नागरिकों ने आरोप लगाया कि डिपो धारक ने करीब 4 महीने से उनके हिस्से का राशन नहीं दिया। विभाग से शिकायत के बावजूद भी अभी तक डिपो धारक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागरिकों ने बताया कि डिपो धारक महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जम्मू से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस जम्मू में पिछले 12 दिन से डेरा डाले हुए थी। आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसके बाद 3 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी मिली। पेपर लीक मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को कैथल लाया जाएगा। जींद किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आजाद पालवा ने उचाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें पालवा ने बताया कि 26 अगस्त को किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। इस दिन उचाना की कपास मंडी में अग्रवाल धर्मशाला में किसान विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग भाग लेंगे। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सरकार किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके किसानों का ध्यान किसान आंदोलन से भटकाना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। कनीना पावर हाउस में हरियाणा कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें एनपीएस का मुद्दा उठाया गया और केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन खत्म करने पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने सरकार विरोधी नारे लगाकर विरोध जताया। हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूर्व प्रधान कंवर सिंह यादव ने बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार का जो फैसला पुरानी पेंशन खत्म करने का लिया गया, उसका पूरा देश में विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों का ऐलान किया। हरियाणा से बबीता फोगाट को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य। हरियाणा से केवल एक सदस्य को राष्ट्रीय कार्यसमिति में किया गया शामिल। गुरुग्राम में इफ्को चौक फ्लाईओवर की दीवार धंसने से लोगों में हड़कंप। दीवार गिरने की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा। फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को बंद करवाया गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर की दीवार के नीचे पाइप लीक होने से दीवार धंसी, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। कुरुक्षेत्र में जेजेपी की बैठक का किसानों ने किया विरोध। किसान नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते, तब तक जारी रहेगा विरोध। करनाल के कर्णविहार इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान एक बंगाली डॉक्टर की तरफ से प्रैक्टिस करने का सामान मिला। जब उसकी डिग्री चेक की गई तो उसे हरियाणा में मान्यता नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ उपकरण को सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है। करनाल में बाइक चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की हुई 18 बाइक बरामद की। आरोपियों में एक बाइक का मिस्त्री भी शामिल है। चोर पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते थे। इस तरीके से पुलिस ने चोरों से 18 बाइक बरामद की हैं। अंबाला नगर निगम में काम करने वाले एक 26 वर्षीय कर्मचारी ने देर रात फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक को किसी व्यक्ति का कर्जा देना था, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मृतक युवक को उसके परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही फांसी के फंदे से नीचे उतारा हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतक के पास से किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आई 11,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,24,00,000 के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा। 24 घंटे में कोरोना के 10,402 नए मामले। एक दिन में 66 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,643 नए केस मिले। एक दिन में 105 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस मिले। एक दिन में 41 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 374 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000।
हरियाणा में लोगों को छूट के साथ 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। प्रदेश में छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया जा रहा है। ऑनलाइन नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए साइबर क्राइम टीम ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। ये तीनों आरोपी ऑनलाइन नौकरी के नाम पर हिसार के 2 लोगों से हजारों रुपए ठग चुके थे और ठगे गए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द ही देश में नई सरकार का गठन भी होने जा रहा। तालिबान ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। इस बीच उसकी तरफ से अब देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया गया। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी कर दिया और उस आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी करे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकुओं से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े सरेंडर किया। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। पंजशीर के लड़ाकू ने दावा किया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानी मार गिराए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी एक ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज कसते हुए कहा कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया, उसके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है और उन स्थितियों का फायदा वहां मौजूद आतंकी उठा सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। हमने स्थिति पर पैनी नजर रखी है। हम आईएसआईएस के खतरे से भी निपटने को तैयार हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार के करीब 1 दर्जन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली, जिसमें सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। बिहार में जहां नीतीश, तेजस्वी समेत अन्य नेता एक साथ आए, तो वहीं यूपी में भी अखिलेश यादव, मायावती इस मांग को उठा चुके हैं। बलूचिस्तान के गिचिक इलाके में रविवार को एक आईडी विस्फोट हो गया। धमाके में पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन की मौत हो गई। 2 जवानों की घायल होने की खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आईडी आतंकवादियों ने लगाया था। पाकिस्तानी सेना का एक वाहन इससे टकरा गया, जिससे धमाका हुआ। इससे पहले पिछले शुक्रवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में हुए एक आत्मघाती हमले में 2 बच्चों और एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह ड्रोन जैसी एक संदिग्ध चीज उड़ती देखी गई। ये संदिग्ध चीज लाल और पीले रंग की चमक रही थी। सैनिकों ने उड़ती हुई चीज पर फौरन 25 एलएमजी गोलियां दागी। फायरिंग के बाद उड़ती हुई वस्तु कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की ओर चली गई। जम्मू कश्मीर के सुपोर में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की और दोनों ओर से फायरिंग हुई। इससे पहले सोमवार को एसओजी के कमांडो ने टीआरएफ के सरगना अब्बास शेख और उप सरगना साकिब मंजूर को मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों पुलिस के रडार पर लंबे समय से थे। लगातार महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रही आम आदमी को बेहद मामूली राहत मिली। पेट्रोल और डीजल की दोनों कीमतों में 15 पैसे की कटौती हुई। लगातार हो रहे विरोध के बीच पेट्रोल के दामों में कटौती 35 दिन के बाद हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 88 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा।